हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का पार्ट 5। आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट्स है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। दोस्तों, हमें सिर्फ ज़िंदगी काटनी नहीं बल्कि ज़िंदगी को एक मिसाल बनाना है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहना है। आइए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। आज के जो क्वेश्चन है काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे चुने गए हैं। आप लोग थोड़ा देख के इनके जवाब दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। फ्लेवर सेवर संबंधित है पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो, टोबैको। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लीजिए। फ्लेवर सेवर संबंधित है, ऑप्शन है पोटैटो, सेकंड टोमेटो, पोमैटो, टोबैको। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है टोमेटो यानी कि टमाटर, उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, टमाटर होगा। टमाटर, ठीक है। पोटैटो आलू है, पोमैटो और टोबैको तम्बाकू हो गए। पोमैटो के बारे में हम लोग आप लोगों को बता दें, पोमैटो क्या होता है। ये एक क्रॉस पोटैटो टोमेटो को क्रॉस से एक वैरायटी निकाली गई थी जिसमें आलू प्लस टमाटर दोनों ही एक ही पौधे पर लगते थे, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं हो सकी, इसलिए इसका ज़्यादा विस्तार नहीं हो सका। इसमें क्या होता था, पोमैटो में जो आलू होते थे वो जो जैसे भूमि के अंदर लगते हैं, और जो पौधे पे क्या होता था, टमाटर लगते थे। और ये दोनों किसके क्रॉस से तैयार किए गए थे, आलू और टमाटर से क्रॉस करके इनको तैयार किया गया था, ठीक है। ये होता है पोमैटो। ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लेवर सेवर क्या होता है। एक्चुअली दोस्तों, फ्लेवर सेवर क्या था, ये टर्म्स जो है किससे संबंधित है, टमाटर से। किस प्रकार के टमाटर को फ्लेवर सेवर कहा की संज्ञा दी गई थी। इसे एक्चुअली एक नाम और से जाना जाता है। एक नाम और है इसका, CGN89564 इस नाम से भी इसे जाना जाता है। एक्चुअली ये फ्लेवर सेवर टमाटर कौन से टमाटर थे, इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी, ठीक है। तो ये सर्वप्रथम तैयार की गई एक वैरायटी थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड, खाने के लिए। टमाटर जो था एक खाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि आनुवांशिक रूप से संशोधित वैरायटी जो थी पहली टमाटर की, ये तैयार की गई थी और इसे खाने के लिए प्रमाणन भी प्राप्त हुआ था। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया हुई थी इसमें। ये मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली व्यावसायिक रूप से विकसित जेनेटिकली मॉडिफाइड जो थी, क्या थी, एक खाने वाला भोज्य पदार्थ था। और एक्चुअली ये किसके द्वारा तैयार की गई थी, ये जो तैयार की गई थी इसका निर्माण कैलिफोर्निया, किसके द्वारा तैयार किया गया था, कैलिफोर्निया की एक कंपनी थी, कैलिफोर्निया की एक कंपनी थी दोस्तों, जिसका नाम था कायलजीन। क्या नाम था, कायलजीन। ये कंपनी थी, कायलजीन जो कंपनी थी, इसी के द्वारा, कैलिफोर्निया की कंपनी है कायलजीन, और इसके द्वारा इसे तैयार किया गया था। आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। इसे 1992 में, कब, सन
1992 में मतलब इसे यूएस का फूड एफडीए होता है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो एफडीए होता है, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इसे प्रस्तुत किया गया था और 18 मई 1994 में इसे प्रमाणित किया गया, मतलब वहाँ से इसे सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया था और एफडीए के द्वारा बताया गया, यानी कि फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो था अमेरिका का, उसके द्वारा बताया गया कि ये सामान्य टमाटर की भांति ही बिल्कुल खाने के लिए सुरक्षित है। ठीक है दोस्तों, तो फ्लेवर सेवर का संबंध किससे है? टमाटर से। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टमाटर है उसी से संबंधित क्या है? फ्लेवर सेवर, यानी कि आनुवांशिक रूप से संशोधित वैरायटी जो टमाटर की थी उसी से रिलेटेड है फ्लेवर सेवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान रखना। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोशिका की संपूर्ण पौधे में विकसित होने की योग्यता क्या कहलाती है? ऊतक कल्चर, फाइकेंडिटी, टोटिपोटेंसी, हैप्लॉइडी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन लोगों ने जवाब दिया है सी वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, टोटिपोटेंसी। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि ऊतक कल्चर और टोटिपोटेंसी में डिफरेंस क्या है। लगभग ये दोनों एक समान आप लोगों को लग रहे होंगे। आइए हम बताते हैं इसके बारे में। ऊतक कल्चर जो होता है जिसे क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन एक्चुअली होता क्या? ऊतक संवर्धन में ये मतलब ऐसी तकनीक होती है जिसमें सेल या मतलब कोशिका या ऊतक का विभाजन एवं वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ऊतक संवर्धन क्या होता है? इसके माध्यम से ऊतक संवर्धन विधि में क्या किया जाता है? पादप कोशिकाओं और ऊतकों को विभाजन एवं वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, और इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? ये प्रक्रिया किस माध्यम में होती है? मतलब ये एक नियंत्रित एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में ये प्रक्रिया जो होती है किस में होती है? कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ये प्रक्रिया होती है। कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है और आर्टिफिशियली, ठीक है, आर्टिफिशियली मतलब नियंत्रित वातावरण होता है और कृत्रिम विष से जब हम पादप सेल या पादप कोशिकाओं या ऊतकों को मतलब विभाजन या वृद्धि के लिए जो सुनिश्चित प्रक्रिया अपनाते हैं वही क्या कहलाता है? ऊतक संवर्धन कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं जो कृत्रिम माध्यम तो अपनाया जाता है, तो ये प्रक्रिया तो आप लोग समझ गए होंगे। कृत्रिम माध्यम एवं नियंत्रित परिस्थितियों में जो प्रक्रिया संपन्न होती है, पादप सेल या कोशिकाओं को मतलब ऊतक विभाजन एवं वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रक्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ऊतक संवर्धन कहा जाता है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि मतलब आगे जो इसमें प्रक्रिया होती है उसी से रिलेटेड है टोटिपोटेंसी। अभी आप लोग समझ जाएंगे कि टोटिपोटेंसी क्या होता है। तो जब पौधों के जिस भाग मतलब संवर्धित किया जाता है, जिस पौधे के जिस भाग को संवर्धित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संवर्धित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। जो पौधे के मतलब जिस भाग को संवर्धित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। इसे इंग्लिश में, हिंदी में कार्कोतिकी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? कार्कोतिकी, ठीक है। और यही सेल जो होती है,
जब मतलब संपूर्ण पौधे में विकसित होने की इसी सेल के जो ये कार्कोतिकी होती है यानी कि एक्सप्लांट होता है, इससे संपूर्ण पौधा जो विकसित होता है, विकसित होने की जो योग्यता होती है उसे क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं। एक बार आप लोग दोबारा सुन लीजिए। मतलब एक नियंत्रित वातावरण और कृत्रिम माध्यम से जब पौधों की कोशिकाओं कि मतलब वृद्धि एवं विभाजन को जब सुनिश्चित किया जाता है तो वो प्रक्रिया जो होती है ऊतक संवर्धन कहलाती है। उसके पश्चात जो जिस पौधे का मतलब जिस पौधे के अंग का मतलब संवर्धन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं। इसे हिंदी में कार्कोतिकी भी कहा जाता है। और इसी कार्कोतिकी के माध्यम से जब एक संपूर्ण पौधा विकसित होता है यानी कि एक्सप्लांट सेल से जब एक संपूर्ण पौधा विकसित होने की जो योग्यता होती है उसे क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा, कोशिका के संपूर्ण पौधे में विकसित होने की योग्यता क्या होगी, टोटीपोटेंसी होगी। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इतना समय इस पे लिया गया है। NBPGR स्थित है लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बीकानेर। सबसे पहले आप लोगों को इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तभी आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, दिल्ली। क्या होगा आंसर इसका, दिल्ली होगा। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR, ये कहाँ है, दिल्ली में है। आप लोग याद रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नींबू हरितमा यानी सिट्रस ग्रीनिंग का रोग जनक है, फेस्टिडियस जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। जी हम बता रहे हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, फेस्टिडियस जीवाणु। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो नींबू का हरितमा होता है यानी सिट्रस ग्रीनिंग होती है ये तो माइकोप्लाज्मा के कारण ही होती है ना। सिट्रस ग्रीनिंग जो होती है किसके कारण होती है, माइकोप्लाज्मा के कारण। लेकिन आप लोगों को हम बता दे रहे हैं ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा होता है उसी को फेस्टिडियस जीवाणु भी कहा जाता है। माइको प्लाज्मा को ही क्या कहा जाता है, फेस्टिडियस जीवाणु, फेस्टिडियस बैक्टीरिया। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और इसका वाहक जो होता है, इस रोग का जो वाहक होता है उसे कहते हैं सिट्रस साइला। सिट्रस साइला। इस क्वेश्चन को देखकर काफ़ी लोग यही समझ रहे होंगे कि इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोग हम एक बार दोबारा बता देना चाहते हैं, माइकोप्लाज्मा को फेस्टिडियस बैक्टीरिया कहा जाता है। और ये इनका आकार जो होता है माइकोप्लाज्मा का, ये 10 मिलीमीटर से कम होता है। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा की एक खास बात होती है कि ये मतलब इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये जो होते हैं माइकोप्लाज्मा, इसमें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, और इसे मतलब क्या कहा जाता है, जीवित मतलब अति सूक्ष्म जीवित सजीव की संज्ञा भी इसे दी जाती है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म
जीवित सजीव की संज्ञा माइकोप्लाज्मा को दी जाती है। ठीक है, और इसे ये कई प्रकार के पाए जाने के कारण, ये मतलब कई प्रकार के माइकोप्लाज्मा जो होते हैं कई प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पादप विज्ञान के अंतर्गत जादूगर की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फेस्टिडियस जीवाणु। नेक्स्ट, बीज रहित तरबूज है द्विगुणित, त्रिगुणित, टेट्रापोलाइड, पंचगुणित। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा त्रिगुणित। बीज रहित वैरायटी तरबूज की कौन सी है, कोई बताएगा? वैसे बॉटनिकल नेम की सबसे पहले हम बात कर लें। बॉटनिकल नेम क्या होता तरबूज का क्या है? सिट्रस लेंटस, सिट्रस लेंटस। ठीक है, और इसकी जो त्रिगुणित वैरायटी है, कौन सी वैरायटी है, कोई बताएगा नाम? जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, इसका नाम होगा पूसा बेदाना। पूसा बेदाना जो वैरायटी है तरबूज की है, और ये बीज रहित वैरायटी है। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, इसे इंग्लिश में नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये कहाँ पे स्थित है? गाजियाबाद, गुरदासपुर, गंगटोक, लक्षद्वीप। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या होगा? गाजियाबाद। 100% जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 100% जैविक राज्य का मतलब दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, जो कि हाल ही में घोषित किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। इसे भी 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रोटेंड में आते हैं चूहे, चूहे गिलहरी, छछूंदर, चूहे। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं सी, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चूहे, गिलहरी एवं छछूंदर ये सभी रोटेंड में आते हैं। रोटेंडे को मतलब रोटेंडे के लिए जो विषनाशक प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड, इसके लिए जो विषनाशक प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं रोडेंटिसाइड, यानी चूहा नाशक। जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे चूहा नाशक आता है, ये सब क्या है? रोडेंटिसाइड है। रोडेंटिसाइड में केवल चूहा नहीं आता है, चूहा है, गिलहरी है, छछूंदर, ये सभी जो होते हैं ये रोटेंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे छछूंदर की बात आई तो छछूंदर के बारे में हम लोग आप लोगों को बता दें, छछूंदर का जो मुंह का आकार होता है ये काफ़ी नुकीला होता है चूहों की तुलना में। ठीक है, चूहों की तुलना में इसका जो मुख होता है वो काफ़ी नुकीला होता है, और यही कारण है, और इसके मतलब शरीर से जो होता है एक बहुत तीक्ष्ण गंध आती है। यही कारण है कि मतलब ये चूहों, यही पहचान है जो कि चूहों से इसको अलग करती है। और दूसरी बात सबसे खास ये है कि मतलब जो सर्प होते हैं वो इसको नहीं खाते हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में, बहुत मतलब रेयर केस में देखा जाए तो सांप होते हैं जो इसका मतलब सेवन करते हैं। वैसे सांप जो होते हैं छछूंदर को नहीं खाते हैं। इसका कारण ये होता है कि इसके जो रोएं होते हैं, रोएं जो होते हैं इसके उल्टा बने होते हैं।
ठीक है। जिस प्रकार से गेहूं की बाली, जिस प्रकार से गेहूं की बाली में ऐसे रोए होते हैं और इनकी धार जो होती है, किनारा जो होता है हल्का उल्टा होता है। ठीक है, यही कारण होता है, आप लोगों ने देखा होगा बचपन में कि जब जो पैंट की पैंच होती है, पैंचे जिसे कहते हैं पैंचे, ये मान लीजिए ये पैंट है मान लीजिए। बहुत ही रोचक बात है आप लोगों को हम बता रहे हैं। पैंट की जो पैंचे होती थी, तो अगर यहाँ पे हम लोग गेहूं की बाली अगर रख लेते थे, उसके बाद अगर दौड़ते थे तो ये बाली धीरे धीरे करके क्या होती थी, ऊपर की ओर चढ़ती चली जाती है और ये कमर पे आके रुक जाती थी। ठीक है, कमर पे आके रुक जाती थी और जब इसे हम निकालते थे तो इसके ये बाहरी भाग जो होते हैं, जिसे सीकुर भी कहा जाता है, ये क्या होते थे, टूट कर अलग हो जाते थे और ये आसानी से निकलती नहीं थी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल इसलिए आप लोगों को हम ये दे रहे हैं, इसका कारण ये है कि जो सर्प होते हैं इसको क्यों नहीं निकलते हैं, क्योंकि इसका मतलब जो इसके रोएं शरीर पर पाए जाते हैं, यानी बाल जो पाए जाते हैं सेम बाली की तरह होते हैं जैसे गेहूं की बाली पे होते हैं। ठीक है, यही कारण जब सर्प इसे निकलता है तो वो ना तो इसे निकल पाता है और ना ही उसे बाहर दोबारा निकाल पाता है, और यही कारण है मुंह में वो फंस जाता है और सर्प की मृत्यु हो जाती है। इसलिए सांप जो होते हैं इसका शिकार बहुत कम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मूंगफली के टिक्का रोग का रोग जनक है सर्कोस्पोरा, आर्चिडिकोला, सर्कोस्पोरा, पेर्सोनेटा, ए और बी दोनों, रेड रॉट। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। क्या होगा, ए और बी दोनों, दोनों ही टिक्का रोग के रोगजनक है, सर्कोस्पोरा, आर्चिडिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ठीक है, रेड रॉड जो है ये गन्ने से संबंधित है, डिजीज है गन्ने से। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। डॉक्टर एनी बोरलॉग किस विषय से संबंधित है। डॉक्टर नॉर्मन जो ई बोरलॉग थे, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। भारत में वैसे हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, और वैसे कहा जाए हरित क्रांति के जनक विश्व में तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। और ये जो थे मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है, सस्य विज्ञान से, आनुवांशिकी से, कीट विज्ञान से, पादप रोग विज्ञान से। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने जवाब दिया है पादप रोग विज्ञान, बिल्कुल सही, ये पादप रोग वैज्ञानिक थे। ठीक है, क्या थे, पादप रोग वैज्ञानिक थे। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्प्रिंग व विंटर गेहूं के संकरण से उत्पन्न गेहूं की किस्म है कल्याण सोना, सोनालिका, WL 711, वीरी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वीरी। स्प्रिंग व विंटर गेहूं के संकरण से जो उत्पन्न गेहूं की किस्म थी उसे क्या कहा जाता है, वीरी कहा जाता है। कल्याण सोना जो है, जो गेहूं की वैरायटी है कल्याण सोना, इसके बारे में कोई बताएगा कुछ। जी हाँ, ये एक जीन वाली किस्म थी, सिंगल जीन वैरायटी। डबल जीन वैरायटी कौन सी थी, सोनालिका। डबल जीन वैरायटी कौन सी थी, डबल जीन वैरायटी कौन सी थी, सोनालिका। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंगल जीन वैरायटी की बात की जाए तो कौन है, सिंगल जीन वैरायटी जो थी कल्याण, सॉरी ये गलत हो गया है यहाँ पे, एक मिनट। सिंगल जीन वैरायटी जो है कल्याण सोना है और डबल जीन वैरायटी जो है सोनालिका है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय का कीट रोग यानी टी रस्ट रोग का जनक है
एमएलओ, विषाणु, जीवाणु, शैवाल। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। इसे चाय का लाल जंग रोग भी कहा जाता है। चाय का लाल जंग रोग। चाय का लाल जंग रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी कि रेड रस्ट। रेड रस्ट, ठीक है। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा शैवाल। क्या होगा? शैवाल होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और शैवाल की बात की जाए तो इसका जो जीनस था इस शैवाल का, कौन है? सेफाइलो, सिफाइलो, बताइए। ओरस, सिफाइलो कोरस जो है इसका क्या है? सिफाइलो कोरस जो है इसका क्या है? जीनस है। और ग्रीन की एल्गी की बात की जाए, जो ये एल्गी शैवाल है, यानी कि ये मतलब कौन से किस एल्गी के कारण होता है? ग्रीन है, ब्लू है या येलो है? तो आप लोग इसका जवाब क्या देंगे? सेफाइलो कोरस तो इसका जीनस हो गया। और एल्गी की बात की जाए, मतलब किस एल्गी के कारण, मतलब नीली, हरी, लाल, किस एल्गी के कारण मतलब ये रोग होता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्रीन एल्गी। किस एल्गी का से किस मतलब रेड रस्ट डिजीज जो है ये किस एल्गी के कारण होती है? ग्रीन एल्गी। और इसका जो जीनस है सेफाइलोकोरस है। और इसे रेड रस्ट या चाय का लाल जंग रोग भी कहा जाता है। और इसे साधारणतया टी रस्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अंकुरित पौधे का भोजन इकट्ठा रहता है बीज में, बीज पत्र में, भूमि में, बीज कवच में। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जो अंकुरित पौधा होता है उसका भोजन कहाँ पे इकट्ठा होता है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा बीज पत्र में। कहाँ इकट्ठा होता है? अंकुरित जो पौधे होते हैं उनका जो भोजन होता है कहाँ पे इकट्ठा होता है? बीज पत्र में। आप लोगों ने देखा होगा जैसे पौधा जब अंकुरित होता है तो ऐसे इसके बीज पत्र निकलते हैं, ठीक है। इन्हीं बीज पत्रों में क्या होता है? भोजन इसका इकट्ठा होता है, ठीक है। और ये तो मान लीजिए द्विबीजपत्री की बात है। द्विबीज पत्री, एक बीज पत्री में जैसे मक्का उक्का होता है, इसमें कैसे निकलता है बीज पत्र? इस तरह से निकलता है, ठीक है। इसमें भोजन इसका जो होता है संरक्षित होता है। लेकिन कुछ ऐसी मतलब फसलें होती हैं, यानी वैरायटी होती हैं, या ऐसा कहा जाए कि मतलब कुछ ऐसे मतलब बीज होते हैं जिनमें भोजन बीज पत्र में इकट्ठा ना होके कहाँ इकट्ठा होता है? भ्रूण पोष में। जैसे अरंडी, एग्जाम्पल, जैसे अरंडी। अरंडी में जो होता है भोजन कहाँ इकट्ठा होता है? भ्रूण पोष में। और इसी से भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। जब पौधा अंकुरित होता है तो भ्रूण को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? इसी भ्रूण पोष से प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। आइए, और ज़्यादातर पौधों में बीज पत्र से भोजन प्राप्त करते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है जैसे मटर का, ये हो गया मक्का। तो इसमें जो भोजन होता है वो कहाँ पे इकट्ठा होता है? बीज पत्रों में। और अंडी में भ्रूण पोष में। इसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो के नाम से भी जानते हैं, ठीक, एम्ब्रियो इंग्लिश में, एम्ब्रियो। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 1950, 1979, 1989, 1957। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। प्रयोगशाला से खेत तक का जो कार्यक्रम था
वो कब शुरू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा 1979। कब शुरू हुआ था? 1979 में। और ये आईसीएआर के जो आईसीएआर संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के स्वर्ण जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। आईसीएआर की स्थापना कब होती है? 16 जुलाई 1929 में होती है। ठीक है। और एक्ट कौन सा था? एक्ट था 1860 का। अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्वर्ण जयंती। आप लोगों ने सुना होगा, स्वर्ण जयंती है, रजत जयंती है, शताब्दी जयंती है, प्लेटिनम है। तो आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं यहाँ पे ये क्या होती हैं। ठीक है, ये तो आप जान गए। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम 1979 में आईसीएआर की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। ठीक है। आईसीएआर की स्थापना कब होती है? 16 जुलाई 1929 में होती है। एक्ट कौन सा था? 1860 का। अब हम बात कर लेते हैं ये जो जयंतियाँ मनाई जाती है, स्वर्ण जयंती है, रजत जयंती है, ये किस किस वर्ष पे मनाई जाती है? क्योंकि एग्जाम में ये भी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे रजत जयंती है, मान लीजिए रजत जयंती किसी संस्था के मतलब कितने वर्ष पूर्ण होने पर मनाई जाती है? बताइए। 25 वर्ष। किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती मनाई जाती है। स्वर्ण जयंती की बात की जाए दोस्तों, कोई बताएगा कि मतलब 19 ये जो अभी 2021 में 16 जुलाई 2021 को आईसीएआर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? बताइए कमेंट बॉक्स में। 25 वर्ष। स्वर्ण जयंती जो होती है 50 वर्ष पे मनाई जाती है। ठीक है। इसी तरह क्या होती है? हीरक जयंती होती है। हीरक जयंती जो होती है ये 60 वर्ष पे। ठीक है। और प्लेटिनम जो होती है, प्लेटिनम जयंती जो होती है ये कब मनाई जाती है? 75 वर्ष पे। ठीक है। और यहीं पे बात कर लें शताब्दी तो आप लोग जानते हैं 100 वर्ष पे मनाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। रजत जयंती 25 वर्ष पे, स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पे, हीरक जयंती जो होती है 60 वर्ष पे, और प्लेटिनम जयंती जो थी 75 वर्ष पे, शताब्दी 100 वर्षों पर मनाया जाता है। बताइए दोस्तों, 16 जुलाई 2021 को आईसीएआर का 93 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्पल ब्लॉच, गलत वहां पे लिख गया है, पर्पल ब्लॉच एक भयानक रोग है। किसका? टमाटर का, प्याज का, आलू का, फूलगोभी का। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा प्याज। किससे संबंधित है? प्याज से संबंधित है। पर्पल ब्लॉच जो होता है वो प्याज से संबंधित एक रोग है। इसका रोग कारक जो होता है मृदा में पनपता रहता है, और ये जो थोड़ा जैसे मतलब गर्मी हल्का शुरू होती है तो इसका प्रकोप पौधों पे दिखाई पड़ने लगता है। इसमें जैसे ये मान लीजिए बल्ब है, और ये मतलब प्याज की पत्तियां हैं, तो ये पत्तियों पे स्पॉट बनने लगते हैं। बाद में पत्तियों में सड़न पैदा हो जाती है और पत्तियां नीचे की ओर मुड़ने लगती हैं, ऐसे। और ज़्यादा प्रकोप होने पर क्या होता है, करीब में 50 से 60% तक हानि भी किसानों को उठानी पड़ती है। ठीक है, पत्तियां ऐसे मुड़ जाती हैं और ब्राउनिश कलर के मतलब ब्राउन कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, और उसमें सड़न टाइम में मतलब क्या होती है, पैदा होने लगती है। ठीक है दोस्तों, इसी को कहा जाता है पर्पल ब्लॉच, और ये प्याज से रिलेटेड है। ये इसका एक बहुत ही भयानक रोग है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज कल्याण हेतु सर्वोदय योजना कब शुरू हुई थी? 1947, 1950 और 1952, 1957। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा 1950। किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये गांधी जी के एक परम शिष्य थे, आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे, उन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। कहाँ से? मुंबई से। वैसे बात की जाए, जो सर्वोदय योजना थी, इसका मसौदा किसने तैयार किया था? सर्वोदय योजना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया का मसौदा, मसौदा किसने तैयार किया था? तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जिन्हें जन नायक भी कहा जाता है, हम आप लोगों को थोड़ा हेल्प कर रहे हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? लोक नायक, लोक नायक भी कहा जाता है। जी हाँ, चितरंजन नहीं, चितरंजन नहीं होगा, जयप्रकाश नारायण। लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण को। इसका मसौदा जो था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया था और इसकी शुरुआत आचार्य विनोबा भावे के द्वारा मुंबई से की गई, जो कि गांधी जी के परम शिष्य थे। और ये गांधीवादी विचारधारा पे ही, मतलब गांधीवादी विचारधारा से संबंधित ये योजना थी। आइए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी में बटनिंग किसकी कमी से होता है? पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। बटनिंग जो होती है नाइट्रोजन की कमी से होती है और इसके भी कई कारण होते हैं, जैसे लेट से बुआई करना, लेट से रोपाई करना, लेट से रोपाई करना, नाइट्रोजन की कमी तो हो ही गई, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी हो गई, लेट से मतलब इसकी रोपाई करना, और बताइए इसके क्या कारण होंगे? मतलब अधिक अधिक दिनों की पौध की रोपाई करना, पौध की रोपाई करना, यहाँ पे बुआई होगा, ठीक है। लेट से बुआई करना, नाइट्रोजन की कमी, अधिक दिनों की पौध की रोपाई करना। और इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है दोस्तों? समय से और उचित खाद्य उर्वरक का प्रबंधन करके फूल गोभी में बटनिंग डिजीज से बचा जा सकता है। आइए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और इसमें मैग्नीज और भी इससे रिलेटेड कई रोग होते हैं, बताइए। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है? इसमें क्लोरोसिस, हरिमहीनता, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हरिमहीनता। पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है और क्लोरोफिल जो होता है गायब होने लगता है। और बोरान की कमी से इसमें क्या होता है? ब्राउनिंग होती है। बोरान की कमी से ब्राउनिंग। और कोई बताएगा कुछ? आइए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम का कोयलिया रोग किसके प्रभाव से होता है? नाइट्रोजन, बोरान, सल्फर, मैग्नीशियम। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ये अब की बार एग्जाम में पूछा गया था, चाहे टीजीटी में आया हो या फिर जो एग्रीकल्चर पीसीएस के थ्रू जो वैकेंसी अभी हाल ही में भरी गई है, शायद उसमें क्वेश्चन किसी एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो काफ़ी विवाद भी हुआ था इसमें। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सल्फर। यहाँ पे जो लिखा है SO2, क्या होगा राइट आंसर? सल्फर डाई ऑक्साइड।
ये होती किसके कारण है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जो ईंट भट्ठे होते हैं, ईंट भट्ठों के किनारे मतलब बागों में ये रोग जो होता है अक्सर देखने को मिल जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड SO2 और एथिलीन, एथिलीन की अधिकता व बोरान की कमी से, बोरान की कमी से ये रोग होता है, कमी से ये ठीक है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एथिलीन की अधिकता व बोरान की कमी से आम का कोयलिया यानी कि ब्लैक टिप रोग होता है। ब्लैक टिप डिजीज, ठीक है। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नक्शा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सजरा, खेवट, जोतबही, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा सजरा। नक्शे को क्या कहा जाता है? सजरा कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्रामीण विकास हेतु इटावा पायलट प्रोजेक्ट का आरंभ कब हुआ? 1947, 1950, 1952, 1957। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। इटावा पायलट, वैसे इसमें जो ऑप्शंस हैं वो गलत दिए गए हैं। ये एक होना चाहिए 1948, क्योंकि इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत जो थी वो इटावा के एक महेवा, इटावा में एक महेवा गांव है, इटावा जिले के महेवा नामक स्थान से 64 गांवों को केंद्र मानकर ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। और किसके द्वारा? अल्बर्ट मेयर के द्वारा शुरू की गई थी सन 1948 में, ठीक है। इटावा जिले के महेवा नामक स्थान से 64 गांवों को केंद्र मानकर यह योजना अल्बर्ट मेयर के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसी को बताइए। औसत जिला योजना किस नाम से जाना जाता है? औसत जिला योजना, एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान, औसत जिला योजना एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सामान्य परिस्थितियों में चालू की गई थी, ठीक है। बिल्कुल सामान्य परिस्थितियों में योजना चालू किए जाने के कारण इसे औसत जिला परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसे अग्रगामी योजना भी कहा जाता है। दूसरा नाम और क्या है? अग्रगामी योजना, अग्रगामी योजना। इसे अग्रगामी योजना इसलिए कहा जाता है कि 2 अक्टूबर 1952 में CDP यानी कि कौन सी योजना शुरू की गई थी? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। इसी को प्रेरणा, इसी मतलब योजना से प्रेरणा लेकर ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, इसलिए इसे अग्रगामी योजना के नाम से भी जाना जाता है। 2 अक्टूबर 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 में जो CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो इसी को आधार मानकर शुरू किया गया था, इसलिए इसे अग्रगामी पायलट प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक था, ये यहाँ पे सही है, ठीक है। क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका था। अगर दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना,
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करना। आपके पास कोई भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आप हमारी क्लास शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। क्योंकि दोस्तों मैंने पिछले दिनों में देखा है कि काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो थोड़ा मतलब दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए थोड़ा समस्या होती है। इसलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप ये हमारा जो वीडियो लेक्चर है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और लाभान्वित हो सकें। ठीक है दोस्तों, एक मेरा छोटा सा प्रयास है और इस प्रयास में आप लोगों की भागीदारी बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।